8.2 हमारे पास है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइल बेस्ड अप्रोच के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स या स्प्रेडशीट या बहुत सारी पेपर फाइल्स की जगह एक कंप्लीट DBMS सिस्टम है। एक मेरे पास रिकॉर्ड है, सबके मेरे पास फील्ड है, रॉज है, कॉलम है, सारे मेरे पास टेबल बने हुए हैं। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकता है वो मेरे पास होगा डेटा रिडंडेंसी इश्यूज। डेटा रिडंडेंसी इश्यूज मींस के मेरे पास जितनी भी डाटा की डुप्लीकेशन आई हुई होती है, वो डाटा की डुप्लीकेशन जो मेरे पास यूजफुल नहीं होती। मतलब ये कि अगर मैं अपने पास किसी भी पेपर के अंदर डाटा लिख रहा हूँ या डिफरेंट फाइल्स में डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं याद नहीं रख सकता कि क्या ये डेटा मैंने पहले लिखा था या नहीं। मतलब अगर मैं हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डेटा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो इट वुड बी difficult for me to keep a record of that. But similarly, if I'm using a DBMS, a database management system या structure approach, तो इसमें क्या है कि मैं हर एक डेटाबेस अप्रोच को भी जो है वो एड्रेस कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरे पास क्या है कि मेरे जो डुप्लीकेशन है मेरे पास वो नहीं होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक फाइल के अंदर डेटा एग्जिस्ट करेगा, तो वो दूसरे डाटा के अंदर डुप्लीकेट होने से पहले मुझे बता देगा। तो पहली बात तो ये कि DBMS अप्रोच इज गोइंग टू रिजॉल्व योर डेटा रिडंडेंसी इशूज। दिस इज सॉल्व्ड बाय this is solved by storing data in separate tables as well, which can even reduce your duplication। means एक टेबल के अंदर डाटा बार बार डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर आपको डुप्लीकेट बनाने भी हैं तो आप एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर बना सकते हैं, और उसके बाद आप उनको लिंक कर सकते हैं फॉरेन की से। अगर डाटा डुप्लीकेट हो भी रहा है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू एन एरर दैट योर डेटा इज डुप्लीकेटेड। सेकेंड टाइप ऑफ एरर दैट इट एड्रेस इज दैट डेटा इनकंसिस्टेंसी इश्यूज। अगर आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है और आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। दिस कैन बी सॉल्व बाय स्टोरिंग मोस्ट ऑफ द डेटा, storing most items of data only ones that allows them to be updated to be seen by other applications। अगर आपका डाटा इनकंसिस्ट है, तो आपके डाटा की जो इंटेग्रिटी है, it could be improved। Like for example, your consistent data could easily be maintained, and just in case if you even feel like that मेरे एक टेबल के अंदर डाटा बहुत इनकंसिस्ट हो रहा है, तो you can create another table। like for example, मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक O लेवल की क्लास है, एक AS लेवल की क्लास है। अब AS लेवल के अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, लेकिन O लेवल के अंदर बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इससे पहले कि डाटा इनकंसिस्टेंट और डाटा मेरे पास एक रेगुलर फॉर्म में ना हो, मैं ये कर सकता हूँ कि O लेवल्स के अंदर ज़्यादा मैं टेबल्स बना लूँ कि ये कंप्यूटर की टेबल है, ये मैथ्स का टेबल है, फिजिक्स का टेबल है, ताकि थ्रू आउट माई डेटाबेस मेरा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे। और जस्ट इन केस अगर उसमें इनकंसिस्टेंसी भी है, तो वो भी मुझे मैं DBMS से एड्रेस कर सकता हूँ। थर्ड मेरे पास है डेटा डिपेंडेंसी इशू। अब डेटा इज डिपेंडेंट of the applications using the database. So that changes that are made to the structure of the data will be managed by DBMS, and it will have no effect on the application using the database. Any fields or tables that are added or removed from the database will not affect the application that do not use those fields। Like for example, एक टेबल के अंदर आप सारी फील्ड्स के अंदर काम नहीं कर रहे, आपके पास सिर्फ एक फील्ड चल रही है जिसमें स्टूडेंट का नेम है। अब apart from name, if you are adding, removing or deleting other field into that table, that is not going to create an impact on the table named names। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे पास एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। जैसे कि ये मेरे पास नेम्स का कॉलम है, ये मेरे पास एज का है, ये मेरे पास जेंडर का है, ये मेरे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे पास उसके मार्क्स आ गए। अब द पॉइंट इज दैट अगर मैं इस टेबल में यहाँ न्यू फील्ड्स ऐड या रिमूव करूँ, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस। नेम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब दैट सिनेरियो इज डिफरेंट दैट इफ आई एम सिलेक्टिंग
a single name of a student and I am applying a query onto that to search for that specific item. क्वेरी मीन्स फिल्टर करना। क्वेरी फिल्टर का मतलब ये है कि मैंने किसी भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर से उसको सर्च किया। तो you need to make sure that sometimes your data is dependent on that on one of the field. But apart from this dependency, if you are adding or deleting rows and columns that have no relation with these, so it is not going to impact that. So data dependency issues can also be controlled with a database management system. And as a conclusion, a DBMS approach is that it uses a structured approach to your management. Structured approach means that now, as an organization, as an corporate office, your data is well maintained, your data is well defined into data structures. You can set up data structure, you can create the database, you can enter the database, you can delete the database, you can alter the database as per your request. A DBMS uses a डेटा डिक्शनरी एज वेल। पेपर के अंदर सवाल आ सकता है कि व्हाट इज अ डेटा डिक्शनरी फॉर 1 मार्क, सो दैट यू कैन राइट दैट अ डेटा डिक्शनरी इज द वन दैट स्टोर्स द मेटा डेटा। अब व्हाट इज अ मेटा डेटा? मेटा डेटा वो होता है जो हमारी बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेबल्स यू वो स्टोर करता है हमारी फाइल के अंदर, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके रिलेशनशिप्स क्या है बिटवीन टेबल एंड इंडेक्सिंग के अंदर। डेटा डिक्शनरी ये डिफाइन करेगा कि हमारे वैलिडेशन रूल्स कौन से यूज हो रहे हैं एंट्री ऑफ डेटा के अंदर, एंड इफ इट इज कंटेनिंग एनी डेटा अबाउट द फिजिकल स्टोरेज और नॉट। सो अ डेटा डिक्शनरी is the one that stores the metadata, including the definition of tables, attributes, and relationship between the tables. डेटा डिक्शनरी वैलिडेशन रूल्स भी बताएगा। वैलिडेशन रूल्स, मेरे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है, मेरी क्लास के अंदर एक वैलिडेशन रूल लगा हुआ है कि जो मेरे स्टूडेंट्स की एज होगी वो मैक्सिमम होगी 12 से लेकर 24 तक, नॉट मोर देन दैट। मेरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आएगा वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ही होगा। तो डेटा डिक्शनरी स्टोर करता है मीटा डेटा। यहाँ पे जो बात हो रही है ना मीटा डेटा की, मीटा मीन्स बेसिक डेटा। अब बेसिक डेटा एक इमेज का तो ये हो सकता है कि उसमें हमारे पास जेपैग है, इमेजेस हैं, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अगर वो एक डेटा डिक्शनरी है तो उसके अंदर वो डाटा आएगा जो आपके टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है 1 मार्क का, ये लाजमी याद रखना। दूसरी चीज है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में पेपर के अंदर 1 मार्क की पूछी जा चुकी है पास में। डेटा मॉडलिंग एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज यूज टू शो द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ अ डेटाबेस। इफ फॉर एग्जांपल इफ आई गेव यू सर्टेन वैल्यूज, मैंने आपको कहा कि यार मेरा एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कुछ ये सर्टेन वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, 15, 20, 30, 40। I want you to show it as a pie chart or a bar graph. So we can use data modeling techniques, वो different ways में उनको represent कराएगा। सर मेरा डेटा मीटा डेटा यूनिवर्सल डेटा कह सकते हैं। बेटा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूनिवर्सल डाटा इज नॉट द करेक्ट वर्ड। लेकिन ये आपको कहना क्यों है? आपने कहीं पर पढ़ा है ये? इफ यू आर रिलेटिवली गोइंग टू लिंक टू मी टू दैट स्पेसिफिक टर्म तो फिर मैं तुम्हें बता सकूंगा अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो। लेकिन यूनिवर्सल डेटा इस बुक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। डेटा मॉडलिंग के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास है लॉजिकल स्कीमा। ये भी पेपर के अंदर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और लॉजिकल स्कीमा इज बेसिकली अ डेटा मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक डेटाबेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डीबीएमएस यूज टू बिल्ड द डेटाबेस। अब डेटा मॉडलिंग के अंदर तो ये है कि भाई मैंने ये सारी वैल्यूज अपने डेटाबेस को दी हुई हैं और इन्हीं वैल्यूज के ऊपर मेरा पाई चार्ट, बार चार्ट, सब कुछ मेरे पास बिल्डअप हो रहा है। लेकिन अगर मैं लॉजिकल स्कीमा से कोई भी डेटाबेस का मॉडल बना रहा हूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे एक मेरी न्यू इमेज आ जाएगी। अब द पॉइंट इज दैट इफ आई वांट टू चेंज द वैल्यू दिस इज नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, दिस इज इंडिपेंडेंट of the DBMS system that is helping me to create the database. So till here are these terms clear to you? After my class, it would be great that if you can write these somewhere so that you can memorize them for later on, जिसमें डेटा डिक्शनरी है, डेटा मॉडलिंग है और लॉजिकल स्कीमा है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
डीबीएमएस का और काम ये भी है दैट इट प्रोवाइड्स मी डेटा सिक्योरिटी टू प्रिवेंट फ्रॉम unwanted alterations, to prevent from corruption, to prevent from deletion or sharing of data with others that have no rights access to that. Like, for example, मैं अगर अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटाबेस की फाइल रखता हूँ और वो ऑथराइज नहीं है, तो कोई भी उस फाइल को ओपन करके एडिट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है। लेकिन अगर मैं एक डीबीएमएस सिस्टम यूज करता हूँ, जो कि एक फुली ऑथराइज सिस्टम है, जिसके पास यूजर नेम है, पासवर्ड है, चेक एंड बैलेंस है, ट्रैकिंग है, तो ये मेरे डाटा को सिक्योर बना रहा है, ताकि मेरा डाटा कोई भी अनवांटेड ऑल्टर ना कर सके, करप्ट ना कर सके, डिलीट ना कर सके, और डेटा को शेयर ना कर सके किसी और के साथ भी। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। वो कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं? सबसे पहले तो मुझे देगा यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि मैं अपना अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकूं। अब मेरा जो वो डेटाबेस है वो लॉक हो गया, जब तक वहां पर मैं यूजर नेम या पासवर्ड एंटर नहीं करूंगा, कोई भी उस डीबीएमएस के अंदर एंटर नहीं होगा। डीबीएमएस मुझे ये भी देता है कि मैं अपने एक्सेस राइट्स बना लूं, टू मैनेज द एक्शंस ऑथराइज्ड यूजर्स कैन टेक। मैंने जो अपने राइट्स हैं उनको मैंने एक्सेस कर दिया कि फॉर एग्जांपल मेरी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है हमदा, मेरे पास एक डेटाबेस पूरा बना हुआ है, मैं मुझे पता है कि मैं इसको एक्सेस दूंगा अपने डेटाबेस का, तो ये फजूल में कोई अनवांटेड ऑल्टरेशन ना कर दे, डाटा करप्ट ना कर दे, डाटा डिलीट ना कर दे, डाटा किसी और को ना भेज दे। तो उसके साथ मैं करूंगा ये कि मैं इसके एक्सेस को वो कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। मैं इसको ये बोलूंगा कि यार तुम मेरे नोट्स को सिर्फ पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे नोट्स को तुम एडिट नहीं कर सकते, मेरे नोट्स को तुम किसी और को भी नहीं भेज सकते। सो दैट मीन्स कि मैंने अब उसके ऊपर एक्सेस राइट्स लगा दिए कि आप सिर्फ पढ़ सकते हो बस। और सिमिलरली अगर कोई और मेरा ट्रस्टेड स्टूडेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला है, तो मैंने अब्दुल्ला को कहा कि यार ठीक है, आपके पास फुली एक्सेस है इस इन फाइल्स का। सो एक्सेस राइट्स मुझे हेल्प करता है कि मैं डेटाबेस को मैनेज कर सकूं, डिफरेंट पावर्स दे सकूं डिफरेंट यूजर्स को। DBMS also provides me with the regular backups as well. Like for example, if someone tries to delete the database, तो जो हमारा डेटाबेस है वो रेगुलर बैकअप से भी रिस्टोर हो सकता है। मैं अपने डेटा को इनक्रिप्ट भी करा सकता हूँ। इनक्रिप्शन मीन्स दैट मेकिंग द डेटा नॉट अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन whom it is not intended for, एंड डेटाबेस इनक्रिप्शन को मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूँ किसी भी पासवर्ड से। It also helps me with the automatic creation of an audit trail or an activity log as well. Activity log ये होता है कि इस डेटाबेस के अंदर अगर किसी ने भी कुछ भी किया, तो उसका हर एक्टिविटी मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है उसके नाम से, जिसको भी मैंने एक्सेस दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पांचों को मैंने एक्सेस दिया अपने डेटाबेस का, और मेरे डेटाबेस में आके आपके चारों में से किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमजा आया तो उसने डेटाबेस को एडिट किया, तो मेरे पास मेरे एक्टिविटी लॉग के ऊपर नाम से हो जाएगा कि हमजा एडिटेड दिस रिकॉर्ड एट दिस टाइम। सो दैट्स हाउ आई कैन ट्रेस ईच एंड एवरीवन विद देयर ऑडिट ट्रेल और विद देयर एक्टिविटी लॉग एज वेल। So I hope that you don't have any confusion still here. Let's move on to the next subtopic, which is 8.2.2, and now we are going to discuss that what are some uses and purposes of a DBMS software tool. और सबसे पहली चीज तो ये कि इट प्रोवाइड्स मी विद अ डेवलपर इंटरफेस। अब ये डेवलपर इंटरफेस क्या है भाई? ये तुम लोगों ने यूजर इंटरफेस का तो नाम सुना होगा ना। यूजर इंटरफेस वो होता है जो मेरे मोबाइल फोन में है, मेरे कंप्यूटर में है, मेरे लैपटॉप में है, जो मुझे एक इंटरफेस दे रहा है जिसमें सारे मेरे पास आइकन्स बने हुए हैं कि मैं उनको एडिट कर सकूं। अब डेवलपर इंटरफेस मुझे अलाउ करेगा कि मैं क्वेरीज लिख सकूं। क्वेरीज किस लैंग्वेज में लिख सकूं? मैं क्वेरीज लिख सकूं एसक्यूएल लैंग्वेज में। पहली चीज तो ये कि भाई ये क्वेरी होती क्या है? क्वेरी है कि अगर आप में से किसी को कोई सवाल है, तो व्हाट यू यूजुअली यू डू दैट यू रेज योर हैंड एंड यू आस्क मी कि सर आई हैव अ क्वेरी, सो दैट I can reply to you that specifically. But if I have a database के अंदर बहुत सारे मेरे पास जो है वो स्प्रेडशीट्स है, बहुत सारा डेटा है। अब इस डीबीएमएस से अगर मैं कोई भी चीज पूछूं, कोई भी मैं चीज सवाल करूंगा, इसके ऊपर मैं कोई भी फिल्टर लगाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का नाम दो जिसके सारे ग्रेड्स जो हैं वो A स्टार आए हैं,
तो ये मैंने क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, ये मैंने क्वेरी लगा दिया। तो मेरे पास मेरे रिस्पॉन्स में कौन आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हमजा आ गया कि ये मेरा आंसर है क्वेरी का। लेकिन ये जो मैंने क्वेरी इसके ऊपर लगाई, ये जो फिल्टर मैंने इसके ऊपर लगाया, ये मैंने अपने पास किस लैंग्वेज के अंदर लगाया? ये मैंने लगाया एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो ये लिखा हुआ है, विच मीन्स कि मैंने अपनी क्वेरी लैंग्वेज को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर किया हुआ है। ये क्वेरीज आपकी प्रोसेस होती हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर भी है कि हमें एसक्यूएल लैंग्वेज और डीएमएल और डीडीएल दोनों लैंग्वेजेस सीखनी है। क्वेरी प्रोसेसर करेगा ये कि जो भी एसक्यूएल लैंग्वेज में लिखूंगा लाइक अ सूडो कोड, वो उसको प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेटर कंपाइलर से लेके जाएगा और फिर मुझे मेरा जो भी है वो आंसर देगा। सर डीबीएमएस एसक्यूएल क्वेरी जैसा है? क्या मतलब? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेरी जैसा है? अब इस लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है डीडीएल, एक हमारे पास आ जाती है डीएमएल। DML stands for Data Manipulation Language. This is a language where you can add, modify, delete, and retrieve the data that is stored in a relational database. That means all of your database are connected with each other. And when it is a DDL, DDL stands for that it is a language that is used to create, modify, and remove the data structure that forms within a database. Both are used, but the only difference is that this is used in a relational database. SQL scripts, these scripts are a list of commands that can perform various tasks. अब अगर आपको डीडीएल लैंग्वेज यूज करनी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये आप जब यूज करेंगे जब आपको डेटा बनाना हो, मॉडिफाई करना हो या रिमूव करना हो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर काम हो रहा है जिसका। डीडीएल स्टेटमेंट्स आपके पास लिखे गए हैं विद अ सिंटैक्स दैट इज सिमिलर टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम, सो इट इज आल्सो इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू। whereas if you are using DML language, it is this is the place where you can add, modify, delete, and retrieve the data stored in a relational database as well. Both of the languages are asked into your paper that मतलब पेपर में सवाल ऐसा होगा कि आपको डीडीएल और डीएमएल लैंग्वेज यूज करते हुए कोई भी क्वेरी लिखनी होगी। अब वो लिखनी कैसे वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन दोनों जो है आप रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। एक चीज ये कि यहाँ पे देख लो, DDL is used for working on the relational database structure, where DML is used to work with the data stored in the relational database. अगर मेरे पास DDL है, DDL का मतलब ये है कि मैं जिस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा हूँ वो है मेरी रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मेरे पास वो DML है तो यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशनल डेटाबेस है इसके अंदर जो डाटा है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। So there is a difference between both of them. DDL is used for working on the relational database structures, whereas DML is used to work with the data that is stored in the relational database. अब एसक्यूएल और डीडीएल कमांड स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे हम सारे जो है वो लैंग्वेजेस देखेंगे। लाइक इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट यू शुड हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग द एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स। अब डीडीएल के अंदर एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स क्या क्या है? अब पेपर के अंदर अगर सवाल में लिखा हुआ है कि आपको डेटाबेस बनाना है तो आप ये लिखोगे क्रिएट डेटाबेस और आगे डेटाबेस का जो भी नाम होगा। बेटा टेबल बनाना है तो क्या यूज करोगे? क्रिएट टेबल और आगे टेबल का नाम। टेबल को चेंज करना है तो क्या लिखोगे? ऑल्टर टेबल और आगे आ जाएगा टेबल का नाम। टेबल की अंदर प्राइमरी की ऐड करनी है तो क्या करोगे आप? प्राइमरी की लिखोगे वहां पे ऐड कर दोगे। फॉरेन की बनानी है तो आप फॉरेन की के साथ फॉरेन की लिख सकते हो, या उसका रेफरेंस ऐड करना है तो आप रेफरेंस भी ऐड कर सकते हो। सो दिस इज प्रीटी सिंपल।
डेटाबेस के अंदर यू ऑल्सो नीड टू बी फेमिलियर विद सम डिफरेंट डेटा टाइप्स एज वेल। डेटा टाइप्स में अगर कैरेक्टर है तो यहाँ पे फिक्स लेंथ टेक्स्ट होगा, जिसकी टेक्स्ट की लेंथ फिक्स्ड हुई है। वारचाल है तो वारचाल मीन्स अ वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट, जिसकी लेंथ जो है वो वेरी कर रही है। बूलियन क्या होता है बेटा? बूलियन में आपके पास ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, वन और जीरो, यस और नो। इंटीजर तो यू नो इट, होल नंबर। रियल में क्या है? नंबर विद डेसिमल प्लेसेस। डेट में इट हैज अ सर्टेन फॉर्मेट, टाइम सच एज हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल के एग्जांपल ये है कि सबसे पहले मैंने क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का क्या नाम है मेरा? स्कूल। यहाँ पे डेटाबेस मेरे पास बन गया। फिर मैंने क्या बनाया? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ये मेरे पास डेटाबेस बना। डेटाबेस के बाद मेरे पास टेबल बना। उसके बाद मैंने क्या किया? इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो बना दिए कि भाई इस डेटाबेस का नाम तो स्कूल है। स्कूल के डेटाबेस के अंदर टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं? यहाँ देखो, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास आईडी। और इन्हीं के साथ इन्हीं की डाटा टाइप आ गई कि ये एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक डेट है, ये भी एक कैरेक्टर है। अब पेपर के अंदर अगर लिखा हुआ है आपके पास के क्रिएट अ डेटाबेस नेम स्कूल, तो क्या लिखोगे? क्रिएट डेटाबेस स्कूल। पेपर में लिखा हुआ है क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट, तो क्या लिखोगे? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। पेपर के अंदर लिखा हुआ है गिव एट्रीब्यूट्स ऑफ गिव फील्ड सच एज स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास आईडी, सो यू आर गोइंग टू मेंशन इट लाइक दिस along with their data types. सिमिलरली पेपर में अब आपके पास मेंशन है कि यू नीड टू वर्क ऑन अ टेबल एंड यू वांट टू ऑल्टर इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यूज को आपने ऑल्टर करना है। तो आप यहाँ पे ऑल्टर टेबल लिखेंगे, यहाँ पे आ गया आपके टेबल का नाम एंड अगेन विद इट्स प्राइमरी की। प्राइमरी की आप ऐसे दे सकते हैं, लाइक राइट हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने दोबारा एक टेबल बनाया। ये मैंने उसको एट्रीब्यूट्स दिए, ये मैंने ऑल्टर किया टेबल को। टेबल का नाम क्या था? क्लास। प्राइमरी की ऐड कर दी। प्राइमरी की क्या थी मेरे पास? क्लास आईडी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। Do you have any confusion in this? सर इसमें दो टेबल बने हैं, एक क्लास और एक स्टूडेंट। हाँ, दो टेबल बना। पहले एक बना था फिर दूसरा बना, लेकिन डेटाबेस एक ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आगे चलते हैं फिर और इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम आज एंड करते हैं। मेरे पास बेटा एसक्यूएल और डीएमएल कमांड जो स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, और दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तुम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैनिपुलेशन होती है किसी भी चीज के इस्तेमाल को कहते हैं, या आपने उसको मैनिपुलेट किया, या आपने उसको जो भी किया। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जब होगी जब आप किसी भी डेटाबेस के साथ, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन मैनिपुलेशन का मतलब है छेड़खानी करना, मतलब उसको एडिट करना, उसके अंदर जो है कुछ चीजें आगे पीछे करना, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। लेकिन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस की है, इससे आप लोग अपना डेटाबेस की चीजें जो है वो आगे वो आप बना रहे होते हो। तो अगर आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, तो दैट मीन्स दैट नाउ यू आर परफॉर्मिंग द मैनिपुलेशन ऑन टू दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पेपर में लिखा हुआ है कि आपको मैनिपुलेशन करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, आपको डेटाबेस फेच करना है, तो क्या यूज करोगे? सेलेक्ट फ्रॉम। मैं इस टेबल के अंदर से या इस डेटाबेस के अंदर से अपना टेबल ले रहा हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट नंबर वेयर, जहाँ पे उसकी रॉस और क्वेरी को मैं कोई कंडीशन दे सकता हूँ कि वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए, सिर्फ ग्रेड ए हो। मेरे पास जो मेरे डेटाबेस और टेबल का ऑर्डर है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं उसको अल्फाबेटिकली रख सकता हूँ, उसको मैं न्यूमेरिक रख सकता हूँ। मैं अपना डेटाबेस को ग्रुप कर सकता हूँ, आई कैन अरेंज इनटू ग्रुप्स।
अच्छा, इनर ज्वाइन क्या है बेटा? इट इज गोइंग टू कंबाइन रॉस फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। इफ द ज्वाइन कंडीशन इज ट्रू, आई कैन ऑल्सो मर्ज देम, आई कैन ऑल्सो कंबाइन देम, आई कैन सम ऑल ऑफ द वैल्यूज, आई कैन इवन काउंट द नंबर ऑफ रॉस, I can even set out the average. So these are all some conditions of a DML query. DML की मेंटेनेंस कमांड्स भी होती है। मेंटेनेंस कमांड मींस दैट इफ यू वांट टू ऐड अ रॉ, यू कैन ऐड इंसर्ट इनटू, मतलब इस टेबल के अंदर इस रॉ को ऐड कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको अपडेट कर दो। सो दीज आर डीएमएल रॉस, बट द पॉइंट इज दैट as I discussed earlier that right here that a DDL language is used for working on the relational database structure। ये मेरे पास DDL है, मैं relational database के structure पे काम कर रहा हूँ, database बना रहा हूँ, table बना रहा हूँ, ये सारी चीजें move in और out कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ये DML language है, so that means that I am working on the data that is stored within the relational database। जो डाटा अंदर स्टोर है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, रॉज एंड कॉलम्स लाइक दिस। Like for example, you can see that this is an example of a query, और इस query के अंदर the query will show an alphabetical order of second name, the first and second name of all students in class 7A। अब यहाँ पे you can see that I have selected the first name, I have selected the second name। कौन से टेबल से? फ्रॉम द टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट, जहां पे क्लास आईडी क्या है? सिर्फ 7A। और उसका ऑर्डर करके क्या दो मुझे? उसका सेकंड सेकंड नेम से उसका मुझे ऑर्डर देना। सो दिस क्वेरी विल शो द टीचर्स नेम एंड द सब्जेक्ट स्टार्ट। अच्छा, ये दिस एग्जांपल इज डिफरेंट, यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेरी है, और ये वाली जो क्वेरी है, इस क्वेरी के अंदर मैं टीचर का नाम और सब्जेक्ट डॉट निकालूंगा। जैसे मैंने किया सिलेक्ट टीचर डॉट टीचर नेम एंड सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, इनर ज्वाइन सब्जेक्ट और टीचर लाइसेंस नंबर, सब्जेक्ट का लाइसेंस नंबर। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, इसका मैं पेपर में भी सवाल कराऊंगा कि हाउ आर वी गोइंग टू filter out these statements। if you want to insert and raw, you can insert right here that insert into student values। एक वैल्यू के अंदर ये टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज आप स्टोर कर दो, या किसी भी वैल्यू को आप डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी है सिर्फ S1301। so that means that I am working on the data that is inserted into your relational database। so do you have any query still here? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने सर अच्छा, आई होप आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग कि एक और क्लास में रखता हूँ जिसके अंदर मैं इसके एक दो पांच पेपर करा दूंगा। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो होपफुली इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म, मैं कल रात को सेम टाइम पे इसी तरह एक ऑनलाइन क्लास रखता हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये कवर करा दूँ। ठीक है? So inshallah I'll see you again tomorrow। I will inform the timings as well। कल की क्लास में हम इसके पास पेपर करते हैं और फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। सर मंडे को होगी जी बेटा, बिल्कुल फिजिकल क्लासेस मंडे को बिल्कुल होगी। ये तो मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लासेस रख रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हमारी लेफ्ट आउट हुई हैं वो कवर हो जाए।